डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है एरर वाले पार्ट तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे, यानी कि हम लोग जो है ना स्टेडी स्टेट रेस्पॉन्स में स्टेडी स्टेट एरर फाइंड आउट कर रहे हैं। और हम लोग अभी तक 2 इनपुट के लिए फाइंड आउट कर चुके हैं, यानी कि हमारा स्टेप और रैंप के लिए हो चुका है। अब हम लोग पैराबोलिक सिग्नल लेकर के देखेंगे कि सर हमारा एरर का क्या सीन होता है। ठीक है, हम लोग जो है ना जल्द एक नंबर अपना मैं यहाँ पे यूट्यूब में शेयर करूँगा। आप लोग जो है ना कोई भी कोर्स के रिगार्डिंग या कुछ भी डाउट होने से उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, या फिर डिटेल आप लोग वहाँ पे बता सकते हो कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, ये क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए। हम लोग यही कोशिश करें कि जितने भी यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के, वो सारे के सारे लगभग जुड़े। ठीक है, और हम लोग जो है ना पूरे अच्छे लेवल तक हर एक कोर्स को लेकर के जाएँ, जो भी हमारे यहाँ कोर्स चलेगा। जैसे डिजिटल चल रहा था वो भी कंट्रोल सिस्टम चल रहा है, वो भी माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है, बेसिक इलेक्ट्रिकल का चल रहा है। इन फ्यूचर अगर हम लोग पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे, कोई भी पेपर पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग टेलीग्राम चैनल पे मेरे जुड़ सकते हो। मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल जे करके नाम है टेलीग्राम चैनल का, और फेसबुक पेज भी है जिसका नाम है elect.ae.je। इन दोनों पे आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपना वीडियो लेक्चर आज का शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा सर एरर के लिए पैराबोलिक जब इनपुट देंगे, पैराबोलिक सिग्नल जब हम लोग देंगे तब एरर क्या आएगा। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखिए क्या क्या देख लिए हैं। रैंप के लिए देख लिए, टाइप 0 लेकर टाइप 1 लेकर टाइप 2 लेकर के। ठीक है, और हम लोग जो है स्टेप के लिए देख चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे पैराबोलिक के लिए कि पैराबोलिक में हमारा क्या होगा। चलिए, पैराबोलिक के लिए इनपुट हम लोग लेते हैं जो सी कॉन्स्टेंट t²/2 लेते हैं। वैसे हम लोग का ये होता है t², लेकिन हम लोग यहाँ पे t²/2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम t² का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं तो हमारा वो आता है यहाँ पे 2/s³। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग डायरेक्ट t²/2 ले लेते हैं, ताकि हमारा सिर्फ इसका लैप्लास क्या आ जाएगा 1/s³। ठीक है, इसीलिए हम लोग लेते हैं t²/2। वजह यही है। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन में नहीं रहना है। चलिए, यानी कि हम लोग लेते हैं c = t²/2, तो इसका RS क्या आ जाएगा, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आएगा c/s³। मैं अभी बताया कि t²/2 का लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन क्या आएगा 1/s³। ठीक है, ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है ना स्टेडी स्टेट एरर की बात करते हैं, ESS। हमारा फॉर्मूला क्या आया था, लिमिट s टेंडिंग टू 0 SRS/1 + GS। ठीक है, आप लोग यहाँ पे जो है ना RS का वैल्यू पुट करोगे तो RS का वैल्यू क्या है c/s³ / 1 + GS। हम लोग इसको और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 c/s² + s² GS। इसको लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। लिमिट का वैल्यू पुट करते हैं, c में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। जब यहाँ पुट करेंगे s² में तो ये 0 हो जाएगा, प्लस देखो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली 0 पुट नहीं करेंगे क्योंकि GS जो है वो फंक्शन ऑफ s है, इसलिए डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू हम लोग पुट नहीं करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे s² GS। ठीक है, यानी कि ESS का जो फार्मूला हमारा यहाँ पे आ रहा है, ESS का जो फार्मूला आ रहा है c/लिमिट s टेंडिंग टू 0 s² GS। यहीं पे हम लोग जो है ना डायरेक्टली ESS का फार्मूला लिख लेते हैं c/Ka। ठीक है, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट, इंपॉर्टेंट है ये, आपको इसको ध्यान में रखना है। ये हमारा क्या है, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। और मैं इसका वैल्यू क्या होगा सर, ESS Ka का वैल्यू क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। K का जो वैल्यू होगा लिमिट s टेंडिंग टू 0 s² GS है। और Ka हमारा जो होता है वो होता है सर एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। ठीक है, ये हमारा कौन सा होता है, K का वैल्यू होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग फिर से वही काम करेंगे, टाइप 0 टाइप 1 लेकर के चेक करेंगे कि हमारा क्या चीज़ें हो रही हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज में हम लोग आते हैं। यानी कि अब हम लोग टाइप 0 सिस्टम लेते हैं, टाइप 0 सिस्टम हम लोग लेते हैं। ठीक है, टाइप 0 सिस्टम लेते हैं तो हमारा GS का वैल्यू क्या होगा टाइप 0 के लिए, GS हम लोग मान ले रहे हैं यहाँ पे K1 + STZ1। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हमारा टाइप 0 है तो यहाँ पे कोई पोल नहीं होगा ओरिजिन के ऊपर, 1 + STP1 ... ठीक है, हम लोग मान लिए GS। अब एरर का फार्मूला हमारा क्या है, K हमारा जरूरत पड़ेगा। K का फार्मूला क्या है हमारा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 s² GS
हमारा नीचे एक भी एस नहीं है, एस स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा जी एस में तो हमारा सारा क्या कर देगा, जीरो कर देगा, के ए का वैल्यू जीरो आ गया। अब ई एस एस का वैल्यू हमारा क्या है, सी बाई के ए, यानी कि ई एस एस का वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, सी बाई जीरो यानी कि इन्फिनिटी। ई एस एस का वैल्यू हमारा आ गया इन्फिनिटी, किसके लिए, हमारा टाइप जीरो सिस्टम के लिए। टाइप जीरो सिस्टम के लिए ई एस एस का वैल्यू क्या आ गया हमारा, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, टाइप जीरो सिस्टम के लिए ई एस एस का वैल्यू हमारा क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, किस सिग्नल के लिए, रैंप सिग्नल के लिए, सॉरी पैराबोलिक सिग्नल के लिए। अब लेते हैं टाइप वन सिस्टम, वेट कीजिए, अब लेते हैं टाइप वन सिस्टम। टाइप वन सिस्टम में जीएस का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक पोल हमारा कहाँ पे आ जाएगा, ओरिजिन के ऊपर आ जाएगा। जीएस हमारा हो जाएगा 1 प्लस एस टी जेड वन, के हमारा छूट गया तो के यहीं लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ एक पोल आ जाएगा 1 प्लस एस टी पी वन। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है ना के निकालेंगे, एक्सेलरेशन एरर कांस्टेंट। तो के का फार्मूला हमारा था लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो एस स्क्वायर जी एस। जैसे हमारा जो जी एस में एस स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो एक एस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन एक एस हमारा नोमिनेटर में बच जाएगा। अगर उसका वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो टोटल जी एस को ही जीरो कर देगा। ये आप लोग खुद समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं हम। अब ई एस एस का वैल्यू निकालते हैं। ई एस एस का वैल्यू क्या होता है, सी बाई के ए, यानी कि सी बाई जीरो, यानी कि ई एस एस का वैल्यू हमारा क्या निकल के आ गया, इन्फिनिटी। ठीक है, ई एस एस का वैल्यू क्या निकल के आ गया, इन्फिनिटी। इसको भी ध्यान रखना है। टाइप वन सिस्टम में भी हमारा पैराबोलिक सिग्नल के लिए क्या आ रहा है, एरर का इन्फिनिटी आ रहा है। क्लियर है, चलिए अब देखते हैं हम लोग टाइप टू। टेबल बना के हम लोग याद कर लेंगे, लेकिन इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कैसे आता है। ठीक है, टेबल तो बना के वहीं आपके काम का है एग्जाम में, लेकिन सेमेस्टर एग्जाम में ये सब भी चीज़ अगर कर दे रहे हो तो आपको अच्छा खासा नंबर दे देगा वो। जी एस लिख सकते हो, यहाँ पे होगा के इंटू 1 प्लस टी पी, सॉरी टी पी कहाँ से आ गया, टी जेड है ना, सभी मिटा देते हैं। देखो कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, मस्त हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। टाइप टू है तो दो पोल आ जाएगा डिनोमीटर में, ओरिजिन के ऊपर। कुछ भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, मस्त पढ़ना है चिल्लो करके, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, के हमारा क्या होगा, लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो। यूनिवर्सिटी का एग्जाम तो बहुत ईजी होता है, लेकिन क्या है ना कि स्टूडेंट अच्छे से पढ़ते ही नहीं है। और अभी अगर डिटेल में पढ़ लोगे तो आपको बाद में किसी भी टीचर से पढ़ोगे तो इससे कम ही पढ़ाता है कोई भी। ठीक है, काफ़ी है, मतलब ज़्यादा है, कम नहीं, इसको कम नहीं बोल सकते हम। नंबर ऑफ प्रॉब्लम जो है ना, क्वेश्चन का प्रैक्टिस, अलग अलग टाइप का प्रैक्टिस, वो कम है, लेकिन थ्योरी के मामले में कुछ कह नहीं सकते हो कि इससे बेटर कोई पढ़ाएगा या इससे ज़्यादा कोई नहीं पढ़ाएगा। हाँ, अलग अलग टाइप का सवाल लोग कराता है, बहुत टाइप का, तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के आधार पे, या फिर हम लोग ये चाहेंगे तो गेट का करेंगे, ई एस सी का करेंगे। जैसे आप लोग एक और ई एस सी से याद आया कि आप ई एस सी प्ले लिस्ट खोलोगे ना, तो वहाँ पे कंट्रोल सिस्टम का पूरा प्रीवियस ईयर डाला हुआ था। ये आपके सेमेस्टर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बेसिक सवाल है और वहाँ पे सारे फार्मूला का यूज किया हुआ है। तो आप इसको एक बार जरूर देखोगे, ई एस सी प्रीवियस ईयर, इंजीनियरिंग सर्विस का प्रीवियस ईयर इलेक्ट्रिकल का मैंने सॉल्व करा है, तो आप एक बार देखोगे। ठीक है, एक बार इसको ज़रूर देखोगे। चलो, तो यहाँ पे हमारा जैसे एस स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा पर एस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इसका वैल्यू जीरो पुट करो तो इस वैल्यू में जीरो हो जाएगा, तो हमारा सिंपली के बच जाएगा। तो एरर हमारा क्या आ जाएगा, सी बाई के आ गया, फाइनाइट वैल्यू कोई एरर है। ठीक है, किसके लिए आया ये, हमारा टाइप टू सिस्टम के लिए आया। ठीक है, आपको इसको ध्यान में रखना है। अब हमारा पूरा एनालिसिस हो गया तीनों इनपुट के लिए, यानी कि हमारा स्टेप सिग्नल के लिए, यानी कि हमारा, मैं यहाँ पे दिखा भी दे रहा हूँ, यानी कि हमारा स्टेप सिग्नल के लिए, यानी कि हमारा स्टेप सिग्नल के लिए। ठीक है, और हमारा रैंप सिग्नल के लिए। ठीक है, और हमारा पैराबोलिक सिग्नल के लिए। तीनों इनपुट के लिए हम लोग इम्पल्स के लिए क्यों नहीं किया, क्योंकि इम्पल्स में स्टेडी स्टेट वाला पार्ट आता ही नहीं था, इसीलिए हम लोग उसको जीरो मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक कंफर्म हो गया हमारा। चलो अब हम लोग जो है ना यहाँ पे एक टेबल बना लेते हैं। ये टेबल आपके काम का है। ठीक है, ये टेबल जो है ना आपके काम का है। चलिए, ये टेबल आपके काम का है, इसको हम बना दे रहे हैं, यहीं पे आपको सब कुछ नोट डाउन हो जाएगा। ठीक है,
यहीं पे आपको जो है नोट डाउन सारा चीज़ हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसमें देखते हैं। देखिए हमारा जो है यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टाइप ऑफ सिग्नल, इसमें हमारा होगा इनपुट सिग्नल। ठीक है, अब देखिए टाइप ऑफ सिग्नल में हम लोग हमारा सिग्नल कौन कौन से टाइप से हम लोग अप्लाई करें। टाइप 0, टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि सर हमारा इनपुट सिग्नल क्या क्या था। स्टेप था, रैंप था और पैराबोलिक था। क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक पॉइंट कि सर हमारा जो है सबसे पहले स्टेप सिग्नल के लिए स्टेडी स्टेट एरर का फॉर्मूला क्या आ रहा था टाइप 0 के लिए। टाइप 0 के लिए आ रहा था a/1 + kp। a/1 + kp आ रहा था ESS का फॉर्मूला। टाइप 1 के लिए आ रहा था ESS का फॉर्मूला 0। टाइप 2 के लिए आ रहा था 0। रैंप में हमारा टाइप 0 के लिए आ रहा था इन्फिनिटी। टाइप 1 के लिए आ रहा था b/k। टाइप 2 के लिए आ रहा था 0। ठीक है, देखो ध्यान दो आप लोग में कहाँ पे इसी हमारा वैल्यू। ठीक है, हमारा ये वैल्यू टाइप 0 के लिए हमारा इन्फिनिटी आया है। ठीक है, टाइप 1 के लिए हमारा इन्फिनिटी आया है। टाइप 2 के लिए हमारा कुछ कांस्टेंट वैल्यू आया है। तो हम लोग यहाँ पे टेबल में लिखते हैं इसको। देखो टाइप 0 के लिए जब स्टेप इनपुट दिया था हमारा आया है a/1 + kp। टाइप 1 में हमारा हो गया 0, हमारा हो गया 0। ये हमारा स्टेडी स्टेट एरर का वैल्यू है। ठीक है, चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पे रैंप के लिए लिखेंगे। तो हमारा आ रहा था इन्फिनिटी, हमारा आ रहा था b/kb और हमारा आ रहा था 0। यहाँ पे आ रहा था हमारा इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारा था इन्फिनिटी, यहाँ पे आ रहा c/ka। देखो याद कैसे रखना है, हम लोग टाइप 0 स्टेप लेते हैं a/1 + kp, b/kb, c/ka। अपर साइड में 0, लोअर साइड में इन्फिनिटी। अपर साइड में 0, लोअर साइड में इन्फिनिटी। याद रखना है। स्टेप रैंप पैराबोलिक लिख लोगे। सबसे पहले स्टेप पढ़ते हो, फिर रैंप पढ़ते हो, फिर पैराबोलिक। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2। स्टेप के लिए a/1 + kp। ए और बी सी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट वैल्यू, कुछ भी हो सकता है। यूनिट स्टेप नहीं लेकर के हम लोग कोई कॉन्स्टेंट वैल्यू का स्टेप सिग्नल लिए थे। हम लोग यूनिट रैंप नहीं लेकर के हम लोग कोई कॉन्स्टेंट बी वैल्यू का रैंप सिग्नल लिए थे। और सी पैराबोलिक वैल्यू का लिए थे। वही चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक हमको क्लियर हो गया। एक चीज़ आप लोग देख रहे हो कि सर यहाँ पर टाइप जैसे जैसे पड़ रहा है, स्टेप वाले में देखो टाइप बढ़ रहा है तो हमारा एरर का वैल्यू कम हो रहा है। देखो टाइप 0 पे एरर कुछ था, टाइप 1 पे 0 एरर, टाइप 2 पे 0 एरर। रैंप में देखो टाइप 0 पे इन्फिनिटी एरर था, टाइप 1 पे हमारा सम फाइनाइट वैल्यू, टाइप 0 पे हमारा 0 हो गया। पैराबोलिक में देखो इन्फिनिटी था, फिर हमारा कुछ फाइनाइट वैल्यू। यानी कि टाइप बढ़ने से हमारा देख रहे हो कि हमारा क्या हो रहा है सर, ESS रिड्यूस कर रहा है। यानी कि ESS रिड्यूस करेगा तो एक्यूरेसी क्या होगा, हमारा बढ़ेगा। मैं पहले ही भी बताया था आपको। तो यहाँ पे लिख लो, इफ़ type of system is increased the steady state error reduces, so accuracy of system is increased। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर हम लोग टाइप यहाँ पे बढ़ा रहे हैं, ESS हमारा क्या होगा, घटेगा। ESS हमारा क्या होगा, घटेगा। एक्यूरेसी हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमारा सर टाइप ऐसे ही बढ़ाते चल गए तो उसका कुछ साइड इफेक्ट होगा। वो भी होगा सर। चलो देखो कि होगा ना कि सर हम टाइप बढ़ाते चलेंगे तो हम लोग ज़्यादा टाइप का सिस्टम का यूज करेंगे ताकि हमारा स्टेडी स्टेट एरर कम आएगा। तो उसका भी ड्रॉबैक है, हम लोग क्यों ज़्यादा टाइप नहीं बढ़ा सकते, उसको भी देखते हैं। बट नॉर्मली हम लोग टाइप 2 तक ही देखते हैं। बट स्टिल मोर देन टाइप 2 system does not used because when type increase the order is also increases, and
रिलेटिव स्टेबिलिटी रिड्यूसेस। अब देखो सर ऑर्डर बढ़ेगा, देखो टाइप बढ़ेगा तो टाइप और ऑर्डर दोनों अलग चीज़ है। टाइप हमारा ओपन लूप के लिए डिफाइन होता है, ऑर्डर हमारा क्लोज लूप के लिए डिफाइन होता है। लेकिन टाइप बढ़ने से ऑर्डर भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। टाइप बढ़ने से हमारा तो ऑर्डर बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्लियर है। टाइप अगर बढ़ाओगे, मान लो हमारा GSHS है, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का गेन है 5/s/s+4। अगर हम लोग जो है ना इसको क्लोज लूप में कन्वर्ट करना चाहें, यानी कि यूनिटी फीडबैक सिस्टम, अगर हमारा GS का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, एक मिनट रुको मैं बता रहा हूँ, अगर GS का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, इसको क्लोज लूप में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ पर टाइप तो हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि टाइप हमारा किसके लिए डिपेंड है, ओपन लूप के लिए। अगर ये हमारा क्लोज लूप में लिखोगे ट्रांसफर फंक्शन इसका, तो क्या हो जाएगा 5/s² + 4s+5, ठीक है, क्लियर है। अगर हम लोग देखो यहाँ पे, अगर हम लोग इसको पावर 2 कर दे तो हमारा ऑर्डर का पावर भी बढ़ जाएगा, एक ऑर्डर का पावर भी बढ़ जाएगा, यानी कि टाइप बढ़ने से हमारा ऑर्डर भी बढ़ता है। हमारा क्लोज लूप के लिए ऑर्डर डिफाइन होता है और ओपन लूप के लिए टाइप डिफाइन होता है, ठीक है। यानी कि ऑर्डर कैसे बताते हैं हम लोग, टोटल हाईएस्ट पावर देखते हैं इसके ऊपर, वही हमारा ऑर्डर होता है, ठीक है। या जितना हमारा पोल बनता है उतना ही हमारा ऑर्डर होता है क्लोज लूप के लिए, और ओरिजिन के ऊपर जितना पोल बनेगा वो हमारा टाइप होता है, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस होता है, यानी कि टाइप बढ़ने से ऑर्डर भी बढ़ेगा। यही चीज़ मेरे को समझाने का मीन था, यानी कि टाइप बढ़ेगा तो ऑर्डर बढ़ेगा, ऑर्डर बढ़ेगा तो रिलेटिव स्टेबिलिटी हमारा कम होगा। अब इसका मीनिंग क्या है कि रिलेटिव स्टेबिलिटी कम होगा, इसका मीनिंग क्या है, देखो पहले लिख लो कि टाइप आपका इंक्रीज करेगा, उससे क्या होगा, ऑर्डर भी इंक्रीज करेगा, ऑर्डर ऑफ सिस्टम इंक्रीज करेगा। स्टेबिलिटी, यानी कि स्टेबिलिटी मतलब कि कौन सा स्टेबिलिटी, रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम लोग। रिलेटिव स्टेबिलिटी भी हमारा रिड्यूस करेगा, ठीक है, रिलेटिव स्टेबिलिटी रिड्यूस करेगा। अब देखो इसके पीछे वजह क्या है, ऑर्डर अगर इंक्रीज करेगा तो सर हमारा ओसिलेशन भी इंक्रीज करेगा, यानी कि ओसिलेशन इंक्रीज करेगा तो ओवरशूट जो होता है ना, ओवरशूट के बारे में बात किए थे ना, हमारा मैक्सिमम वैल्यू से जो यहाँ पे पिक ज़्यादा बनता है ये हमारा ओवरशूट होता है, ओवरशूट भी हमारा इंक्रीज करेगा। अगर ओवरशूट इंक्रीज करेगा तो रिलेटिव स्टेबिलिटी रिड्यूस कर जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग पहले भी देखो, थोड़ा सा ध्यान से एक आध सवाल करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो जैसे इसमें क्या था, हमारा ये फाइनल वैल्यू था, हमारा सिस्टम चला तो इसको हम लोग ओवरशूट बोलते थे। अब ये मैक्सिमम वैल्यू और 1 के बीच का जो डिफरेंस है ये हमारा ओवरशूट था, यही हमारा ओवरशूट था, ये हमारा अंडरशूट था। यानी कि हमारा ओवरशूट बढ़ने से क्या होगा, रिलेटिव स्टेबिलिटी कम होता है। इसके पीछे भी हम लोग वो फार्मूला देखे थे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नहीं होगा तो हम लोग एक अलग अलग टाइप का सवाल लेके वहाँ पे कंफर्म कर लेंगे। तो ये हमारा देखो स्टेडी स्टेट एरर हमारा यूनिटी फीडबैक सिस्टम के लिए था। अब जो है ना बहुत सारे लोग यूनिटी फीडबैक सिस्टम और नॉन यूनिटी को एक साथ ही पढ़ा देता है, लेकिन हम लोग जो है ना नॉन यूनिटी फीडबैक सिस्टम को भी हम लोग पढ़ेंगे अलग से, ताकि वहाँ पे आपको कोई सवाल मिले तो कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे, आप उसको सॉल्व इजीली कर पाओ, ठीक है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए हम लोग जो है ना अभी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स भी कंप्लीट करें, हमारा स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स भी कंप्लीट हुआ। अब जो है हम लोग कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग जो है ना आगे इसमें बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है ना ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स और स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का जितना भी न्यूमेरिकल होगा एक बेसिक लेवल पे हम लोग सारे कंप्लीट करेंगे उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद ही हम लोग आगे इसमें प्रोसीड करेंगे। तो इसको आप लोग यहाँ तक देखो अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और एक और कॉन्सेप्ट है हमारा डोमिनेंट पोल का, मैं उसको बता ही देता हूँ इसी वीडियो लेक्चर में, मैं उसको बता ही देता हूँ कि इसका डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करा दूंगा। देखो डोमिनेंट पोल आप लोग हमेशा सुनते हो कि डोमिनेंट पोल क्या होता है, चलो इसको पढ़ लेते हैं अभी। डोमिनेंट पोल क्या होता है, द पोल विच आर, मैं सब कुछ बताऊंगा इसको डिटेल में, नियरर टू इमेजिनरी एक्सिस, नियरर टू इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड, एक मिनट इसको इरेज करना था, इज कॉल्ड डोमिनेंट पोल, इसको पहले इरेज कर ले, कर्सर का थोड़ा प्रॉब्लम है। इज कॉल्ड नियरर टू इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड डोमिनेंट पोल, ठीक है। यानी कि इमेजिनरी एक्सिस के नज़दीक जो पोल होगा वही हमारा डोमिनेंट पोल होता है। बिकॉज सब कुछ डिटेल में लिखूंगा, समझाऊंगा भी, अब वेट करो। बिकॉज द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स, because the transient response of system
ऑफ सिस्टम इज मेनली गिवन बाय दिस पोल ओनली, यानी कि जो हमारा डोमिनेंट पोल होगा उसी के वजह से हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स आएगा, बाकी जो एक्स्ट्रा पोल होगा उसका अफेक्ट बहुत कम होगा, तो उसको हम लोग रिमूव कर सकते हैं। यही इसका कहने का मतलब है। अब देखो इसमें और क्या क्या हो सकता है वो सब चीज़ हम लोग देखेंगे यहाँ पे। बस अब थोड़ा सा वेट कर लो, थोड़ा सा वेट कर लो। देखिए देखिए इत्मीनान से पढ़ोगे बहुत अच्छे से सब चीज़ समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, ये हमारा होता है इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारा होता है रियल एक्सिस। अब देखिए हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन दिया हुआ है 100/s+2 इंटू s+12। ठीक है, तो पोल का लोकेशन भी यहाँ से मिल जाएगा। पोल का लोकेशन कहाँ कहाँ पे है सर? पोल्स हमारे दो हैं, एक है -2 के ऊपर, पोल्स को क्रॉस से दिखाते हैं, एक है -12 के ऊपर। पोल्स कैसे निकालते हैं सर? डिनोमिनेटर को 0 से इक्वेट कर देते हैं। क्लियर है? यहाँ पे हमारा पोल्स का लोकेशन मिल गया। चलिए ये हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन दिया होता है, यानी कि अब हम लोग जो है ना यहाँ पे एक सिस्टम लेते हैं, देखोगे इसको आराम से। बस आप लोग यहाँ पे एक सिस्टम लेते हैं, उसका रिस्पॉन्स का हम लोग एनालिसिस करेंगे। सिस्टम का हमारा वैल्यू क्या होगा? गेन 100/s+2 इंटू s+12। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इनपुट दे रहे हैं RS = 1, क्योंकि हम लोग चाह रहे हैं यहाँ पे कि हमारा ज़्यादा लेंदी नहीं हो, इसीलिए हम लोग RS का वैल्यू 1 लिए हैं। ठीक है, RS का वैल्यू हम लोग 1 लिए, यानी कि इम्पल्स दे रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग CS लिखेंगे। CS यानी कि रिस्पॉन्स का एनालिसिस करना था। CT हम लोग निकालेंगे कैसे? इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करके। CS क्या लिखेंगे? RS इंटू 100/s+2 इंटू s+12। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 100/s+2 और s+12। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हम लोग CS को क्या लिखेंगे? a/s+2 b/s+12। आपको पार्शियल फ्रैक्शन करके a और b का वैल्यू निकालने आता होगा, तो यहाँ से a निकल के आता है हमारा 10 और b निकल के आता है -10। ठीक है, यानी कि CS हो जाएगा हमारा 10/s+2 -10/s+12। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, a b का वैल्यू निकल के। अब इसका हम लोग इन्वर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो CT आ जाएगा 10 × e⁻² -2t -10 × e⁻² 12t। ठीक है, ये हमारा CT का वैल्यू निकल के आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट होने से बोलोगे आप लोग। ठीक है, कोई डाउट होने से एक बार पीछे से वीडियो देख के फिर आगे बढ़ोगे। ये हम लोग CT निकालनी है, जैसे जैसे हम लोग ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स निकालते थे ना अलग अलग इनपुट के ऊपर। ठीक है, वो हम लोग निकालनी है, CT का वैल्यू हम लोग निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं सर कि हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रहे हैं, उसको लिखते हैं सर कि ये जो आउटपुट आया है, ये आउटपुट आया है किसके लिए आया है सर? आउटपुट ड्यू टू S-2 पोल, जो पोल का लोकेशन डोप -2 पे है उसके वजह से है। ये हमारा रिस्पॉन्स किसके लिए आया सर? ये आउटपुट जो आया है हमारा, ये आउटपुट किसके लिए? आउटपुट ड्यू टू S = -12 पोल, यानी कि पोल का लोकेशन जो -12 पे है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बोलिए इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे अगर यहाँ पे रुको एक मिनट, इसी में मैं बता देता हूँ, नेक्स्ट पेज का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो हम लोग जो है ना इसी में क्या कर रहे हैं, वेट, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? सपोज वी आर फाइंडिंग आउटपुट एट t = 1 सेकेंड। t = 1 सेकेंड के ऊपर आउटपुट फाइंड आउट कर रहे हैं। तो C1 हमारा क्या निकल के आएगा? t के वैल्यू 1 पुट कर दो, 10 × e⁻² -10 × e⁻²। ठीक है, तो यहाँ CF1 का जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या आएगा सर? CF1 का वैल्यू आएगा 1.353 -6.14 × 10⁻⁻5। तो एक बात बताओ, जो सेकेंड वाला टर्म आ रहा है यानी कि एक्सपोनेंशियल 12 वाला जो टर्म आ रहा है वो बहुत कम होगा, उसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं। चलिए CF1 अप्रॉक्सीमेटली हो जाएगा 1.353 के बराबर। यानी कि एक बात बताओ, यहाँ पे क्या देख रहे हो कि सर हमारा जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो मिलने किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? जो पोल का लोकेशन -2 है, यानी कि पोल का लोकेशन जो -2 है वो देखो किसके नज़दीक है? वो हमारा इमेजिनरी एक्सिस के नज़दीक है कि नहीं? ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस के नज़दीक है कि नहीं? देखो इमेजिनरी एक्सिस के नज़दीक है कि नहीं है? यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट था वो ट्रू है, हमारा जो स्टेटमेंट था वो ट्रू है। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट लिखेंगे, सो
देखो यहाँ पे 6 इंटू 1 4 इंटू 10⁻⁵ इसको इग्नोर कर सकते हैं ना, बहुत छोटा वैल्यू है, बहुत छोटा वैल्यू है, 0 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, तो इसको हटा सकते हैं हम लोग, इसको इग्नोर कर सकते हैं, इसके वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा आउटपुट के ऊपर। यही हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट पोल, यानी कि जिस पोल की वजह से आउटपुट हमारा मतलब जिस अफेक्ट करे, जिसके वजह से नहीं करे, उसको हम हटा सकते हैं। तो देखो, सो वी नेगलेक्ट द नॉन डोमिनेंट पोल्स, नॉन डोमिनेंट पोल यानी कि इससे कोई काम नहीं है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, उसको आप बाहर कर दोगे, ठीक है, इसका कोई अफेक्ट नहीं है। मान लो कि आपके लाइफ में ही बहुत सारे लोग हैं जिनके वजह से आपके लाइफ में कुछ ना अच्छा हो रहा है ना बुरा हो रहा है, तो उनको क्यों रखोगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है उनको। बुरे हैं तब भी सोचा कि हाँ चलो कुछ सोच सकते हो, अच्छे तब भी सोच सकते हो, जिनकी वजह से कोई इफेक्ट नहीं है तो उनको इंसान तो इग्नोर ही करता है ना, कोई जो मतलब नहीं है, ठीक है, ये रहे या नहीं रहे उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे ही है हमारा यहाँ पे। सो वी नेगलेक्ट द नॉन डोमिनेंट पोल ऑफ सिस्टम, बट we have to ensure the, यहाँ पे और भी कुछ पॉइंट्स है, सारा क्लियर कर दूंगा सब चीज़। स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स, देखो ट्रांजिएंट तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, पूरा सिस्टम डिजाइन करते हो, सिस्टम का रिस्पॉन्स जो देखते हो वो ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट मिला के देखते हो, दोनों अच्छा होना चाहिए, ट्रांजिएंट भी अच्छा होना चाहिए, स्टेडी स्टेट भी अच्छा होना चाहिए। तो हम लोग ट्रांजिएंट वाला केस में तो देख लेंगे कि हम लोग डायरेक्टली रिमूव कर देंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डायरेक्टली। अगर हम लोग यहाँ पे इसको अगर 100/s+2 भी करके निकालेंगे तो हमारा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन हमको बात करना है स्टेडी स्टेट का, क्योंकि s+2 को s+12 को रिमूव भी कर देंगे, लेकिन हमको बात करना है सर स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का भी, उसको भी चेक करना है कि उसकी वजह से क्या हो रहा है। ट्रांजिएंट तो ठीक है, ट्रांजिएंट तो हमारा जो है ना डायरेक्ट रिमूव कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वी हैव टू इंश्योर द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स ऑफ सिस्टम शुड नॉट बी चेंज्ड बाई इग्नोरिंग पोल्स, यानी कि हम लोग अगर पोल्स को इग्नोर कर रहे हैं तो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर सर हम लोग जो है हम लोग जो नेगलेक्ट कर रहे हैं उसके वजह से स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। अगर चेंज हो रहा है तो किस तरीके से करेंगे ये भी हमको सोचना है। चलो ठीक है, चलिए तो हम लोग अब जो है ना यहाँ पे लेते हैं सिस्टम, क्योंकि हम लोग को पता है कि सर इम्पल्स वाले पे हम लोग स्टेडी स्टेट नहीं देख सकते, उसके लिए स्टेप इनपुट देना होगा, रैम्प या पैराबोलिक, तो स्टेप दे देते हैं, आर एस का वैल्यू 1/s दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारा है 100/s+2 इंटू s+12, ये हमारा सी एस है, सी एस का वैल्यू क्या आएगा 1/s इंटू 100/s+2 s+12, ठीक है। इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो क्या होगा, पार्शियल फ्रैक्शन करने की जरूरत नहीं है अभी हमको, तो सिटी निकालना नहीं। अब हम लोग जो है ना स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की बात करते हैं, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स की बातें करते हैं, ठीक है। स्टेडी स्टेट टाइम में आउटपुट हमारा क्या होगा, तो हम लोग जो है ना यहाँ पे लिख सकते हैं लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे देखेंगे सी टी का वैल्यू, ये नहीं देखेंगे। अब फाइनल वैल्यू थ्योरम को यूज करके हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट s टेंडिंग टू 0 SCS लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे अगर पुट करते हैं s इंटू सी एस का वैल्यू क्या है 100/s इंटू s+2 s+12, तो हमारा क्या आएगा सर, यहाँ पे आ रहा है हमारा 100/24 आ रहा है, किसका सर, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का वैल्यू, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स का वैल्यू आ रहा है 100/24, क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे, पोल को नेगलेक्ट करेंगे। हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इफ़ वी नेगलेक्ट s+12 पोल, तो हमारा टी एस का वैल्यू क्या हो जाएगा 100/s+2, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग यहाँ से देखेंगे सी एस है यहाँ पे, ये हो जाएगा 100/s+2, इनपुट हमारा होगा 1/s, ठीक है। तो सी एस क्या लिख सकते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पे हम लोग यहाँ से सी एस क्या लिख सकते हैं, सी एस लिख सकते हैं 100s+2 इंटू 1/s, ठीक है। अब हम लोग जो है ना स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स निकालेंगे तो क्या आएगा, स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स निकालेंगे तो क्या आएगा, हमारा आएगा सर लिमिट s टेंडिंग टू 0 SCS, ठीक है। यानी कि हम लोग यहाँ पे s इंटू 100/s+2 इंटू s करेंगे, ठीक है, लिमिट s टेंडिंग टू 0, ठीक है, ठीक है, एस एस कैंसिल हो जाएगा, 100/2 होगा यहाँ पे, यानी कि 50 आ रहा है ESS का वैल्यू,
ठीक है। पहले वाले केस में ESS का वैल्यू क्या आ रहा था हमारा 100/24, तो दोनों में वैल्यू अलग अलग आ रहा है, दोनों में वैल्यू अलग अलग आ रहा है, यानी कि हम लोग डायरेक्टली इसको रिमूव नहीं करेंगे। ट्रांजिएंट तो कोई इफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन स्टेडी स्टेट चेंज हो जा रहा है, स्टेडी स्टेट चेंज हो जा रहा है। तो चलो इसके लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, तो लिखते हैं, एक स्टेटमेंट लिखते हैं, फिर हम लोग आगे देखते हैं। सो स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स हैज बीन चेंज्ड, ठीक है। Therefore we will first convert the non-dominating pole into time constant form, and then we will neglect। हम लोग कैसे उसको इग्नोर करेंगे, हम लोग जो है ना पहले जिस भी पोल को इग्नोर करना है उसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारा TS का जो वैल्यू था क्या था 100/s, एक मिनट रुको, हमारा क्या वैल्यू था सर, TS जो था हमारा 100/s + 2 × s+12 था, ठीक है। अब जब हम लोग इसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में चेंज करेंगे, किस पोल को इग्नोर करना है 12 को, तो हम लोग यहाँ से 12 कॉमन लेंगे, s+2 12 कॉमन लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 1 + s/12। ये किस फॉर्म में चेंज हो गया सर 1 + st, टाइम कांस्टेंट फॉर्म, देखो 1 + st, क्लियर है। चलिए अब हम लोग जो है ना डायरेक्ट लिखेंगे TS का वैल्यू क्या आ रहा है यहाँ से 100/12 × 1/s+2 × s/12 + 1, ठीक है आ रहा है ना। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्ट रिमूव करेंगे तो TS का वैल्यू क्या आएगा 100/2 × s+2, ठीक है। अब यहाँ से अगर यहाँ से हम लोग ESS का वैल्यू निकालें तो क्या आएगा सर, ESS का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, लिमिट s टेंडिंग टू 0 SCS, ठीक है, यानी कि लिमिट s टेंडिंग टू 0 s × 100/s × s+2 × 12, ठीक है। इसका वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो 100/12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 100/24 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए 100/22 आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि सर हम लोग कब रिमूव करेंगे, जब हम लोग जिस भी डोमिनेंट पोल हो रहा है, जो भी डोमिनेंट पोल हो रहा है उसको अगर हम लोग को रिमूव करना होगा तो सबसे पहले उसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तब उसको रिमूव करेंगे। तो देखो हमारा यहाँ पे ESS का वैल्यू 100/24 आ गया रिमूव करने के बाद भी, और हमारा रिमूव करने से पहले आ रहा था 100/24। जब हम लोग नॉर्मली रिमूव कर दिए तो 50 आ रहा था, लेकिन जब हम लोग टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करके रिमूव किए तो 100/24 आ रहा है। यानी कि कैसे रिमूव करना है, ट्रांजिएंट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्टेडी स्टेट के लिए आपको नॉर्मली क्या करना है, डायरेक्टली ही टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही उसको रिमूव करना है। डोमिनेंट पोल को जो हटाना है, जो डोमिनेंट पोल को कंसीडर करना है, नॉन डोमिनेंट पोल को जो हटाना है, तो नॉन डोमिनेंट पोल को हटाने का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वो जब तक उसको टाइम कांस्टेंट फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करोगे, यानी कि 1 + st के फॉर्म में सारे को कन्वर्ट नहीं करोगे, तब तक आप उसको नहीं इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि क्या रेशियो होगा कि हम लोग रिमूव करेंगे। जैसे हमारा चलो ये तो चलो नज़दीक है, दोनों में बहुत डिफरेंस है, तो बोल सकते हैं कि -2 को हम लोग कंसीडर कर लिए, -12 को नहीं करेंगे, बहुत दूर है। लेकिन क्लोज वैल्यू भी हो सकता है, -3 हो सकता है, -4 हो सकता है। तो कौन कौन से पोल को रिमूव करना है इसके लिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एनालिसिस ऑफ थर्ड ऑर्डर एंड हायर ऑर्डर सिस्टम में कैसे हम लोग डोमिनेंट पोल को रिमूव करेंगे। यानी कि हायर ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए सिंपल टेक्निक होता है कि डोमिनेंट पोल कॉन्सेप्ट का यूज करो, रिमूव करो, आपका इजीली सेकंड ऑर्डर में हो जाएगा। सेकंड ऑर्डर में होने के बाद से सब चीज़ आपके लिए आसान है, ठीक है। पूरा एनालिसिस किया गया है, आपको इजीली समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पूरा हमारा कंप्लीट डिटेल में हो गया स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। बस हमारा एक टॉपिक बच रहा है कि सर किस रेशियो में होगा तो उसको डोमिनेंट पोल मानेंगे। फिलहाल आपको ये समझ में आएगा कि डोमिनेंट पोल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों हम लोग पोल को रिमूव करते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।